अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, काम ऐसे ही हो सकता है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले थोड़ा बहुत आपको लास्ट लेक्चर के बारे में बता दें कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से होते हैं आपको बेहतर पता है। ए का मतलब होता है विदाउट और बायोटिक कहते हैं लिविंग को। तो ए लिविंग के बगैर, तो लिविंग के बगैर जो कंपोनेंट्स होंगे वो सिंपल सी बात है आपके पास कौन से होंगे जी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जब हम लोग नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4 कंपोनेंट डिस्कस कर दिए थे, रिमेनिंग 2 कंपोनेंट्स थे। रिमेनिंग 2 कंपोनेंट्स को आज डिस्कस करेंगे। जो पहला कंपोनेंट है वो है आपके पास जी एटमॉस्फेयर एंड विंड, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो है आपके पास सॉइल। इन 2 कंपोनेंट्स ये आ गए आपके पास, +4 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। टोटल 6 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं और 3 बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। दीज आर नोन एज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेयर एंड विंड, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी, ऑल दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब टॉपिक की तरफ जाएंगे तो पहली चीज़ हमारे पास जो पहला कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट नंबर 5, वो है हमारे पास जी एटमॉस्फेयर एंड विंड। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एटमॉस्फेयर को कि ये एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर को अगर हम सिंपलेस्ट या बिल्कुल आसान तरीके से डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है द रिजर्वायर ऑफ गैसेस, गैसेस का ज़ख़ीरा। हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो डिफरेंट गैसेस का रिजर्वायर है या जो डिफरेंट गैसेस का ज़ख़ीरा है उसको हम लोग किसका नाम देंगे? दैट रिजर्वायर ऑफ गैसेस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। अब कौन कौन सी गैसेस होंगी? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस इनर्ट गैसेस। इन गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जो मजमूआ होगा उसको हम लोग किसका नाम देंगे? एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर वाला जो राउंड सी चीज़ सर्कल में बनाता हूँ, ये आ गई हमारी अर्थ। इस अर्थ के गिर्द बाहर ये जो मैं डॉटेड ब्लू कलर वाला एरिया बनाता हूँ, ये आ गया आपके पास रिजर्वायर ऑफ गैसेस। इस रिजर्वायर ऑफ गैसेस को हम लोग किसका नाम देंगे? एटमॉस्फेयर का। इस रिजर्वायर ऑफ गैसेस में फिर ये जो रेडिश कलर वाला आपको डॉट्स यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आएगा, कंसिडर करें कि ये आपके पास नाइट्रोजन है जो सबसे ज़्यादा होती है आपके पास। फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड डॉट में आप लोग कंसिडर करें ये आपके पास ऑक्सीजन है जो सेकंड एबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। फिर ये आ गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये लास्ट में आ गया आपके पास इनर्ट गैसेस। तो इन गैसेस का जो रिजर्वायर होते हैं हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में, उनको हम लोग हमारी आउटर अर्थ के बाहर, उनको हम लोग किसका नाम देंगे? दैट रिजर्वायर ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास? द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ गैसेस, जो कुदरती ज़ख़ीरा होता है गैसेस का, दैट सराउंड्स आवर अर्थ, जो हमारी ज़मीन को कवर्ड करता है, उसको किसका नाम देंगे हम लोग? दैट नेचुरल रिजर्वायर ऑफ गैसेस आर आल्सो नोन एज एटमॉस्फेयर। तो हमारी ज़मीन के बाहर जो कुदरती तौर पे रिजर्वायर ऑफ गैस हो उसको हम लोग किसका नाम देंगे? दैट रिजर्वायर ऑफ गैस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी गैसेस होती हैं? एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस। कौन कौन सी डिफरेंट गैसेस के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर मुश्तमिल होता है? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं। नंबर 1 इज़ नाइट्रोजन, सेकंड 1 इज़ ऑक्सीजन, थर्ड 1 इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट 1 आर नोन एज इनर्ट गैसेस। तो इन 4 गैसेस से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बनता है। सबसे ज़्यादा जो होती है वो कौन सी है आपके पास? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? 78%। सेकंड 1 इज़ ऑक्सीजन, हैविंग अ 21% ऑफ composition in atmosphere. Third one is a carbon dioxide having a percentage of 0.04%, and the last one is a inert gases having a percentage of 1%. inert gases जिनको हम लोग नोबल गैसेस भी कहते हैं, ये कितने परसेंट होती हैं आपके पास एटमॉस्फेयर में? 1%। फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गन, ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस में आती हैं, नोबल गैसेस में आती हैं। इनका हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने परसेंट होता है? जस्ट 1%। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है आपके पास? नाइट्रोजन। आए देखते हैं जो नाइट्रोजन है ये क्या है आपके पास। पहली गैस को लेते हैं नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन को हम लोगों ने लिया तो हम लोगों ने नाइट्रोजन को डिफाइन किया इज एसेंशियल और अ वाइटल गैस और अ एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। इसको एलिमेंट लेंगे अगर हम लोग कहेंगे जो नाइट्रोजन है ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनते हैं आपके पास अमाइनो एसिड से,
और अमाइनो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड की जो थीम होती है, ये जो बेसिक फॉर्म होती है अमाइनो एसिड की, वो कौन सी चीज़ होती है आपके पास जी? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप किसको कहते हैं? NH3 को। NH3 से मुराद यहाँ पे कौन सी चीज़ है? नाइट्रोजन। DNA प्लस RNA, इनके अंदर भी आपके पास प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है। किसके लिए डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट है? आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। कौन कौन से डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए? प्रोटीन प्लस DNA और RNA, इनका जो एसेंशियल एलिमेंट है, ज़रूरी एलिमेंट है, वाइटल एलिमेंट है, वो हमारे पास नाइट्रोजन है। अब DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनमें हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजनस बेस होती है, शुगर होता है और फास्फेट ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन बेस, इधर भी नाइट्रोजन क्या होगी? आपके पास प्रेजेंट होगी। अब ये एसेंशियल एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड का कैसे है? अब देखें जी, जो प्लांट्स होते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। किस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में कितने % प्रेजेंट होती है? 78% प्रेजेंट होती है। प्लांट इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसकी मदद से यूटिलाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन या विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में हम लोग कहते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स, और फिर उन नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स को यूज़ करके प्लांट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और कौन से कंपाउंड बनाते हैं? फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स। मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कैसे एसेंशियल एलिमेंट है? प्लांट प्रोटीन्स बनाते हैं। अब देखें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्लांट्स की रूट्स में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में, फिर प्लांट उस नाइट्रेट और नाइट्राइड को यूज़ करके डिफरेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ बनाएगा? प्रोटीन्स। अब देखें जी, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड द प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय कंज्यूमर्स। अब इन प्लांट्स को कौन सी चीज़ खाएगा आपके पास? एनिमल्स। अब जब इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे तो इसका मतलब है कि प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर कौन सी चीज़ आई? आपके पास प्रोटीन्स। और प्रोटीन का बेसिक एलिमेंट कौन सा ग्रुप होता है आपके पास? अमाइनो ग्रुप। तो इसका मतलब है प्लांट से एनिमल्स के अंदर कौन सी चीज़ आ गई? नाइट्रोजन। अब जी स्टेप नंबर 3 की तरफ, जब यही वाले एनिमल्स जो प्लांट्स को खाएंगे और प्लांट्स जिन्होंने नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की मदद से प्रोटीन्स बनाई थी, इनकी डेथ हो जाएगी, फिर क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के दोनों क्या होते हैं? डिकम्पोजर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई फिर एक्ट करेंगे। किसके ऊपर एक्ट करेंगे? डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जब उनके ऊपर एक्ट करेंगे, लेट्स सपोज ये एनिमल की डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, इसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। जब इसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसकी बॉडी आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी, उसके ऊपर आउटर एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंगाई होंगे, ये इसकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे। जब इसकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे तो ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे इनटू सिंपलेस्ट कंपाउंड। जब प्रोटीन सिंपलेस्ट कंपाउंड में टूटेगा तो प्रोटीन के अंदर कौन सी चीज़ होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोबारा किधर चली जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। किधर चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो 78% ऑफ नाइट्रोजन है, इसकी जो अमाउंट है वो आपके पास क्या रहे? फिक्स रहे। तो हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे आ जाएं, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो बैक्टीरिया और फंगाई, जिनकी नेचर होगी डिकम्पोजर, ये उनकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे और उनकी बॉडी में से ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे। जब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे तो इसका मतलब है कौन सी चीज़ रिलीज होगी? सिंपलेस्ट एलिमेंट। सिंपलेस्ट एलिमेंट कौन कौन सी रिलीज होगा? फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब यहाँ हम लोग कंसर्न नाइट्रोजन के साथ कर रहे हैं, तो ये जो नाइट्रोजन होगा ये बैक टू एनवायरनमेंट चला जाएगा, ताकि एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या रहे? आपके पास मेंटेन रहे। अब जब एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन डेड ऑर्गेनिज्म से विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर दोबारा वापस चली जाएगी, तो इसको अगेन यूज करेंगे प्लांट्स दोबारा बनाएंगे आपके पास प्रोटीन्स को ईट करेगा एनिमल और प्लांट्स की जब दोनों की आपके पास क्या हो जाएगी? डेथ।
तो इनकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा नाइट्रोजन को किधर भेज देगा, बैक टू एनवायरनमेंट, ताकि आपके पास जो साइकिल है वो चलता रहे और एनवायरनमेंट की जो 78% अमाउंट है ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या रहे जी, मेंटेन रहे। सेकंड चलते हैं, जो नेक्स्ट गैस है हमारे पास वो है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है 21%। MCQs हैं बच्चे, ऑक्सीजन यूज्ड होती है रिस्पायरेशन में और रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, मतलब रिस्पायरेशन में यूज हो रही है, फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन का भी जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा, और यूज़ और रिलीज़, यूज़ भी हो रही है रिलीज़ भी हो रही है, तो इसका मतलब है इसके भी जो 21% अमाउंट है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या रहेगी जी, फिक्स रहेगी। थर्ड वन गैस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर जो होती है वो होती है 0.04%। यूज्ड कौन से प्रोसेस में होती है आपके पास, फोटोसिंथेसिस में। रिलीज कौन से प्रोसेस में होती है, रिस्पायरेशन में। सो इसका साइकिल भी क्या रहते हैं आपके पास, मेंटेन रहते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 21% रिस्पायरेशन में यूज होती है, रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, साइकिल कंटिन्यू रहते हैं, एक प्रोसेस में यूज हो रही है, एक में रिलीज हो रही है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रोसेस में यूज हो रही है और एक प्रोसेस में रिलीज हो रही है, तो इनका जो साइकिल है वो क्या रहेगा आपके पास, मेंटेन रहेगा। ये आ गया। फिर इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस होती हैं, बहुत कम यूज होती हैं, वो एनवायरनमेंट का 1% जो एरिया उसको कवर करती हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है वो है आपके पास विंड। इसके साथ ही एटमॉस्फेयर के साथ विंड। अब विंड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, एयर इन मोशन इज टर्म्ड एज विंड। हवा जब तेज़ी से चलती है तो हम लोग मोशन के अंदर कहते हैं, हवा जब चल रही होती है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में तेज़ जो हवाएं चलती हैं उनको हम लोग हवा नहीं कहते बल्कि किसका नाम देते हैं, विंड का। एयर इन मोशन इज टर्म्ड एज विंड। इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, क्यों? अगर विंड स्ट्रॉन्ग विंड होगी या हवा वाला फैक्टर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगी, डैमेज करेगी बर्ड्स को। बर्ड्स किसको कहते हैं, ओपनिंग को। जब कॉम्पल वो पत्ते की जो बर्ड है वो ओपन हो रही होती है और उससे पूरे का पूरा पत्ता बनते हैं और फिर आगे जाके फूल बनते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड उनको डैमेज करती है और प्रोड्यूस करती है फ्लेज फॉर्म ट्रीज। क्या मतलब, जिस तरह इस तरह आप अक्सर हम लोग दरख्त देखते हैं कि दरख्त की एक साइड ब्रांचिंग सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो सेकंड साइड होती है, लेट्स सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है। अब विंड इस डायरेक्शन में जब चलेगी तो इस जगह जितनी भी बर्ड्स होंगी वो सारी की सारी डैमेज हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इधर लीव्स नहीं बनेंगे। तो ये वाला जो दरख्त होगा इसको हम लोग किसका नाम देंगे, फ्लैग फॉर्म ट्री का। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है हमेशा उसका रिजल्ट किस में होता है आपके पास, वो बर्ड्स को डैमेज करती है और उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है आपके पास फ्लैग फॉर्म ट्रीज में। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग विंड और भी बहुत सारे नुकसान करती है, जिनमें से कुछ इस तरह के हैं कि ये साइल इरोजन काज करती है, मट्टी का कटाव करती है, ज़मीन का कटाव करती है। जब तेज़ हवा चलती है तो अमूमन जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जिधर मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, वो सड़क के नीचे आते हैं और इसको हम लोग स्लाइडिंग भी कहते हैं। और बहुत तेज़ हवा होगी तो ये अपरूट करेगी ट्रीज़ को, दरख्तों को जड़ों समेत उखाड़ के फेंकेगी। और इसके अलावा जब दरख्तों को जड़ों के समेत उखाड़ के फेंकेगी तो बाज़ औक़ात जो दरख्त होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी जो ब्रांचेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो ये सारे नुकसान किसके होते हैं, विंड के। इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर that causes a flesh form trees, also causes a soil erosion, uproots of trees and also breaks the branches of tree। तो ये दो फैक्टर्स थे आपके पास, कौन कौन से, एटमॉस्फेयर और विंड। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं और विंड ये काम करती है। चलते हैं आपके पास सिक्स्थ एबायोटिक फैक्टर की तरफ। जो लास्ट एबायोटिक फैक्टर है वो है जी सॉइल। हाउ वी डिफाइन अ टर्म सॉइल। सबसे पहले हम लोग सॉइल को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉइल को डिफाइन करते हैं हम लोग द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का जो सोर्स होता है प्लांट्स के लिए उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सॉइल का। अब देखें जी, लेट्स सपोज ये ज़मीन है रेड कलर वाली सॉइल, मैं कोई भी सीड इधर लगाऊंगा। अब इस सीड को क्या चीज़ मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। किधर से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फ्रॉम सॉइल। तो इसका मतलब है हम सॉइल को कैसे डिफाइन करेंगे, द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। प्लांट के लिए जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा वो कौन सी चीज़ होगी आपके पास, सॉइल। एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, आउटर मोस्ट, ट्रफ और कोर। जो क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर होगी उसको हम लोग किसका नाम देंगे जी, सॉइल का। अब क्या करते हैं जी, सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर,
जब वो रूट्स को सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं तो इस सॉइल से वो लेते हैं वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। इन वाटर और न्यूट्रिएंट्स की मदद से कोई भी प्लांट क्या करते हैं आपके पास ग्रोथ। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट इज टर्म्ड एज सॉइल। क्यों? प्लांट हमेशा अपने आप को फिक्स्ड करेंगे अर्थ क्रस्ट के आउट टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर, और अर्थ क्रस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं सॉइल। उसमें जब प्लांट अपने आप को फिक्स करेंगे तो प्लांट उधर से क्या चीज़ लेंगे? वाटर प्लस न्यूट्रिएंट। कोई भी प्लांट को जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों मिल रहे होंगे तो इसका मतलब है वो क्या करेगा? आपके पास ग्रो करेगा। लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर ऑफ सॉइल होती है वो प्लांट्स को अफेक्ट करती है। कैसे? अब जब हम लोग बात करते हैं ग्रासेस की, ग्रासेस इनकी एक्सटेंसिव रूट या डीप रूट सिस्टम होते हैं और ये सारे का सारा मॉइस्चर क्या कर देती हैं? एब्जॉर्ब कर देती हैं। इस जगह इसी वजह से जिस जगह ग्रास होती है वो जगह हमें क्या नज़र आती है? मॉइस्ट नज़र आती है, क्योंकि ग्रासेस की जो टिप्स होती हैं उनसे ज़्यादा पानी लॉस्ट हो रहा होता है, गिर रहा होता है एवोपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो हमें वो जगह सारी की सारी मॉइस्ट नज़र आएगी। लेकिन जिस जगह ग्रास होंगे इनकी डीप रूटिंग सिस्टम या एक्सटेंसिव रूट सिस्टम की वजह से ये उस जगह से सारे के सारे मॉइस्चर को क्या कर देगी? एब्जॉर्ब कर देगी। फिर सिमिलरली अगर आप लोग साल्टी सॉइल को देखते हैं, साल्टी हैबिटेट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल सी शोर, समंदर के किनारे पे जो सॉइल होगी उधर जो प्लांट्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे हेलोफाइट्स, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे प्लांट से क्या होंगे? आपके पास डिफरेंट होंगे। सिमिलरली डेजर्ट के अंदर सैंडी सॉइल होती है, इधर जो प्लांट्स होंगे उनके भी जो कैरेक्टर्स होंगे वो दूसरे प्लांट से क्या होंगे? आपके पास डिफरेंट होंगे। ये देखें, हमने कहा स्ट्रक्चर प्लस केमिकल नेचर। स्ट्रक्चर सैंडी, केमिकल नेचर हैविंग नो वाटर, स्ट्रक्चर मडी टाइप, मट्टी वाली टाइप, केमिकल नेचर साल्टी, हेलोफाइट्स, डेजर्ट प्लांट, इन सब के जो करेक्टर्स होंगे प्लांट्स के वो एक दूसरे से क्या होंगे जी? डिफरेंट होंगे। इस वजह से हम लोगों ने कहा कि स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर ऑफ सॉइल प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। कैसे? जहाँ पे मॉइस्चर्ड होगा वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स प्रेजेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट सॉइल जिधर आपके पास वाटर और जिधर केमिकल्स की जो कंसनट्रेशन है अगर वो क्या होगी? कम होगी, तो उधर आपको प्लांट्स का जो नंबर है वो भी क्या नज़र आएगा? कम नज़र आएगा। तो ये आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सा एटमॉस्फेयर और विंड, और सेकंड कंसिडर किया हम लोगों ने सॉइल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे जो है आपके पास रिलेट करते हैं फूड चेन से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।